माइग्रेन में थ्रॉबिंग पेन होती है, हाँ। टीटीएच में बैंड लाइक ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर को जकड़ दिया हो। लंच के टाइम पे यस, ब्रेकफास्ट हो रहे हैं और यस। 6-7 बजे के आसपास लंच हो रहा है। बहुत ही डर जाते हैं, जितनी बिल्कुल, ज़रूरत नहीं होती या वो बहुत ही लाइटली लेते हैं बिल्कुल, जिसमें वो चलती रहना बस सर्टेनली बोलते रहना। सर्टेन तो व्हाट यू आर डूइंग इज़ बेसिकली यू आर बम्बार्डिंग योर ब्रेन। सुबह का टाइम तो ऐसा रहता है बस बैग उठाया और नमस्ते यस। भगवान को करी दूर से और चल पड़े। कहीं पे आग लगती है तो आप उसको कब बुझाते हो? जब वो थोड़ी-थोड़ी होती है या जब वो पूरी फैल जाती है? गो बैक टू बेसिक्स। दैट इज़ द मैसेज आई वांट टू गिव टू द सोसाइटी। डॉक्टर सुषमा शर्मा, हेलो। वेलकम है मैम आपका हमारे द हेल्थ टेबल पॉडकास्ट शो में। Thank you so much for inviting me, Jasmeet. And it's a pleasure being here. एज अ न्यूरोलॉजिस्ट अगर मैं बात करूं तो एक टाइम था, अगर आज से 10 साल पहले की मैं बात करता हूं तो न्यूरोलॉजिस्ट के केसेस में इतना ग्राफ हाई जाता हुआ नहीं देखा था, क्योंकि सम ऑफ द केसेस आर रेयर। इतने मतलब मैं ये कह सकता हूं कि वास्ट केसेस नहीं अवेलेबल थे उस टाइम पे। बट 10 साल बाद का इवन आफ्टर कोविड अगर मैं सिनेरियो देखता हूं तो कहीं ना कहीं न्यूरोलॉजी में बहुत सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें से एक बहुत ही कॉमन टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया था, स्पेशली दैट इज द हेडेक। Sure. तो हेडेक के बारे में मैं, क्योंकि ऑनलाइन भी अगर मैं बात करूं तो वेरी मच ऑफ द डाटा इज नॉट अवेलेबल ना। तो हेडेक को अगर मैं जानूं तो एज अ पेनफुल कंडीशन और एज अ डिस्कम्फर्ट जो मेरे को समझ आती है अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, और या कुछ चेंजेस भी हैं हेडेक के मामले में अकॉर्डिंग टू योर साइड और एक्सपीरियंस, क्या कहना चाहेंगे कि हेडेक एक्चुअल में है क्या? देखिए, जो आपने पहले बात की कि 10 सालों में न्यूरोलॉजी का ग्राफ बहुत ऊपर हुआ है, बिल्कुल। आई थिंक उसमें अगर कोविड से पहले की बात करें, तो उसमें एक मेजर रोल इस चीज़ का है कि अवेयरनेस टुवर्ड्स न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ हैज़ इंक्रीज़्ड एंड सेकेंडली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ गया है, नंबर ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट बढ़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि भारत में पहले न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ेज़ नहीं थे, डेफिनिटली थे लेकिन अंडर रिकॉग्नाइज्ड थे। अब क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज़ मोर एंड which is still very low, but it is towards the positive side, increasing. And the modality CT, MRI अब छोटे-छोटे कस्बों में भी होने लगा है, तो उसके कारण अब पिकअप रेट बढ़ा है। तो अब हम ज़्यादा अच्छे से पहचान पा रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन में भी काफ़ी न्यूरोलॉजिकल बिकॉज़ डिजीजेज़ पहले जो आते थे हैं। वो फिजिशियंस तक ही रहते थे, जी, बट वो एक तो कुछ स्पेशलिटी पे नहीं जाता था। यस, तो कुछ हद तक और प्लस मोडालिटी सीटी, एमआरआई बड़ी-बड़ी सिर्फ दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अवेलेबल थे, तो बहुत सारी चीज़ें अंडर रिकॉग्नाइज्ड रह जाती थी, मिस डायग्नोसिस या अंडर डायग्नोसिस होते थे। वो डायग्नोसिस का रेट बढ़ने से ऐसा लगता है कि बीमारी बढ़ गई है, एक्चुअली बीमारी नहीं बढ़ी है, बीमारी की अवेयरनेस बढ़ गई है, बीमारी की पिकअप रेट बढ़ गया है। एक तो ये है और प्लस होपफुली द ट्रीटमेंट आल्सो इज़ जब पिकअप ज़्यादा होता है तो इलाज भी बेहतर ही होता है। कोविड के बाद ये ग्राफ कुछ बढ़ा है कार्डियोलॉजी के पेशेंट्स में, इम्यूनोलॉजी के पेशेंट्स में, रूमेटोलॉजी के पेशेंट्स में और न्यूरोलॉजी के पेशेंट्स में। ओके। क्योंकि जब भी वायरल एपिडेमिक्स होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस के बाद इम्यून मीडिएटेड डिजीजेस और जो थ्रोम्बोटिक डिजीजेस मतलब ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिजीजेस कोविड के बाद बढ़े हैं और इसी के कारण न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का प्रेवलेंस भी बढ़ा है। न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स भी मतलब कहीं ना कहीं देखने को कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि इम्यून मीडिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स उनका ग्राफ बढ़ा है जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बाद बढ़ता है। लेकिन क्योंकि कोविड इतना ज्यादा पेंडेमिक था तो डेफिनेटली वो फ्रीक्वेंसी उसी के मुताबिक बहुत हाई है। जब डेंगू का सीजन आता है उसके बाद भी इम्यून मीडिएटेड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का एक सेकेंड वेव आता है, लेकिन वो नोटिस नहीं होता क्योंकि मान लीजिए अगर 100 पेशेंट्स को डेंगू हुआ तो एक या दो को, बल्कि 1000 पेशेंट्स में एक या दो को न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन होगी। लेकिन कोविड जब इतने लाखों करोड़ों का हुआ तो डेफिनेटली वो जो स्मॉल परसेंटेज है वो भी काफी बड़ा नंबर बन जाता है। तो ये रीजन है कि कोविड के बाद डेफिनेटली न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बढ़े हैं। अब आगे जो बात मैं करूंगी कि जो आपने आज का जो टॉपिक है हेडेक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कांग्रेचुलेट यू फॉर चूजिंग ए वेरी रेलेवेंट टॉपिक बिकॉज हेडेक इज द बैकबोन ऑफ न्यूरोलॉजी आई वुड से। अगर हम हमारी जो ओपीडी न्यूरोलॉजी होती है, जो आउट पेशेंट न्यूरोलॉजी होती है, उसमें सबसे ज्यादा पेशेंट जो हैं वो हेडेक के होते हैं, फॉलोड बाय एपिलेप्सी और कुछ और कॉमन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो हेडेक इज अ वेरी वेरी डेफिनेटली वेरी वेरी कॉमन डिजीज। हेडेक होता क्या है, साधारण भाषा में तो यही कहेंगे कि सर के दर्द को हेडेक कहते हैं, एनीवन कैन अंडरस्टैंड। सर का दर्द होता क्यों है, बेसिकली जो अगर हम ब्रेन की बात करें, हमारा ब्रेन पर से पेन को सेंस नहीं करता, आपको ये जानकर हैरानी होगी।
लेकिन ब्रेन के ऊपर कवरिंग्स होती हैं और उन कवरिंग्स के ऊपर ब्लड वेसल्स और नर्व्स का जाल होता है। ओके। उनमें से कुछ स्ट्रक्चर्स पेन सेंसिटिव होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स ब्रेन के आसपास ब्रेन के कवरिंग्स में होते हैं जो पेन को सेंस करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कुछ नर्व्स होती हैं जो जिनमें पेन के रिसेप्टर्स होते हैं, नोसिसेप्टर्स, वो एक्टिवेट होते हैं और फिर पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स ऑफ ब्रेन जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो हमें सर दर्द का अनुभव होता आई है। थिंक फ्लो कुछ हो रहा होता है, जो फ्लो कहीं ना कहीं बैरियर बन जाता है, इस वजह से दर्द होता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं? आप अगर ब्लड फ्लो की बात हाँ, कर रहे हैं, blood देखिए flow। इसमें तो कई तरह की थ्योरीज हैं। पहले ये माना जाता था कि वेस्कुलर कॉज से हेडेक होती है, कि ब्लड वेसल्स जब फूलती हैं तो हाँ। उनके फूलने से स्ट्रेच आता है और उससे हेडेक होती है। हाँ। अभी ऑफ लेट जो थ्योरी है उसमें हम मानते हैं कि न्यूरॉन्स का एक थोड़ा साइंटिफिक कॉम्प्लेक्स बिल्कुल, लैंग्वेज बिल्कुल, हो मैं जाएगा, बिल्कुल। बट एक कॉर्टिकल मतलब जो ब्रेन के न्यूरॉन्स होते हैं उनमें जो तरंगें चलती हैं, मैं साधारण भाषा में बोल रही हूँ, उनकी तरंगों की गड़बड़ होती है ओके। और उनकी एक्टिविटी जो उनके आयन चार्जेस होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं और उसके कारण पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स एक्टिवेट होते हैं और उससे हमें सर का दर्द महसूस होता है, ओके। चाहे वो किसी भी कारण से हो। किसी भी कारण से सर का दर्द बने, अल्टीमेटली महसूस तो हम न्यूरोनल एक्टिविटी के द्वारा ही करते हैं। तो सर दर्द तो बहुत कॉमन बीमारी है। अब लोग काफी डरते हैं इससे कि हर सर दर्द डेंजरस तो नहीं है या हर सर दर्द खराब तो नहीं है। देखिए बिल्कुल, मैं कॉम्प्लेक्स साइड पे भी जाऊँगा, बट बिफोर दैट यस जो सर दर्द का है, इसके टाइप्स भी होते हैं? क्योंकि आम यस तौर पे अगर जनरल एक डेली रूटीन में देखा जाए तो ठीक है, मॉर्निंग में उठे या सिर दर्द हो रहा है, तो ऐसे ही देखा गया, बट उसको हम एक कैटेगराइज़ नहीं कर पाते। आई होप आपके पास पेशेंट आते तो आप इनको कैटेगराइज़ ज़रूर करते होगे, पेशेंट्स को बताते होगे कि भई इस टाइप का आपको हेडेक जो है बिल्कुल। अवेलेबल। तो क्या टाइप्स अवेलेबल है मैम? जी बिल्कुल, यही हमारा जॉब है पेशेंट को बताना कि आपको किस तरह की हेडेक है। तो हेडेक्स प्राइमरीली 2 टाइप्स की होती हैं। मोटे तौर पे बोलें तो हेडेक्स 2 टाइप की होती हैं और जब भी पेशेंट आता है तो हमारा पहला काम होता है कैटेगराइज़ करना कि ये हेडेक प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। 2 टाइप्स ऑफ हेडेक्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी हेडेक का मतलब है जहाँ पे सर दर्द ही मेन डिजीज़ है। ये किसी और भयंकर बीमारी का या किसी और भयंकर या नॉन भयंकर किसी और बीमारी का लक्षण नहीं है, ये अपने आप में एक बीमारी है। दूसरा होता है सेकेंडरी हेडेक। सेकेंडरी का मतलब है कि सर दर्द एक लक्षण मात्र है, एक्चुअल बीमारी कुछ और है। जैसे कि कोई स्ट्रक्चर ब्रेन का खराब होना, जैसे ब्रेन में कोई ट्यूमर होना, ब्रेन में कोई क्लॉट होना, ब्रेन की मेम्ब्रेन्स की इन्फेक्शन होना, जिसे हम मेनिंजाइटिस कहते हैं। नाक में साइनोसाइटिस की नाक कान के सिस्टम में साइनोसाइटिस की बीमारी होना, आंख का प्रेशर बढ़ा हुआ होना, दांतों में दिक्कत होने से सर दर्द होना, तो या किसी बुखार के साथ सर दर्द होना। तो सर दर्द तो किसी भी चीज से, आंख की प्रॉब्लम से, नाक कान की प्रॉब्लम से, ब्रेन की अपनी प्रॉब्लम से, ब्रेन में ट्यूमर होने से, ब्रेन में इन्फेक्शन होने से, ब्रेन में क्लॉट होने से, इन सब चीजों से सर दर्द हो सकती है। इसे हम सेकेंडरी हेडेक कहते हैं। जाहिर है इनमें से कुछ कारण जो हैं वो काफी डेंजरस भी हो सकते हैं। सम ऑफ देम कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग आल्सो, बट it is what I want everyone to know is that secondary headache is only 2% of the whole headaches. हेडेक एक बहुत कॉमन बीमारी है, लेकिन 100 में से सिर्फ 2 लोगों को ही सेकेंडरी कारणों से हेडेक होती है। जो 98% लोगों को प्राइमरी हेडेक होती है। प्राइमरी हेडेक का मतलब है जिसमें ब्रेन या ब्रेन के आसपास के जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनमें कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम नहीं है, कोई बनावट की प्रॉब्लम नहीं है, यानी कोई क्लॉट, इन्फेक्शन, सूजन या इस तरह की कोई और चीज नहीं है। बस ब्रेन की प्रोसेसिंग कैपेसिटी जो है हेडेक के लिए वो इंक्रीज हो गई है, यानी कि प्रॉब्लम स्ट्रक्चर में नहीं है, प्रॉब्लम ब्रेन की प्रोसेसिंग में है। तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्रॉब्लम हार्डवेयर की नहीं है, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की है। तो उसी प्रोसेसिंग की वजह से ब्रेन में मतलब जो है हेडेक जो नॉर्मल जो स्टिमुलाई होते हैं जिनसे नॉर्मली हमें सेंस, जैसे मान लीजिए किसी को अगर बहुत ब्राइट लाइट, आपको पता होगा कि जब टॉर्चर करते हैं कई बारी टेररिस्ट को या किसी को, जब मिलिट्री वगैरह में जिस तरह से जो भी होता है, तो अगर बहुत ब्राइट लाइट किसी की आंखों में डालते हैं तो वो सहन करना बहुत मुश्किल होता है, उससे एकदम सर की दर्द होना शुरू हो जाती है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है। किसी को भी अगर एक थ्रेशोल्ड के ऊपर बहुत ब्राइट लाइट किसी की आंखों में डालोगे तो उसको सर का दर्द होगा, ये नॉर्मल है। लेकिन वहीं अगर किसी को छोटे से बल्ब को देखने से भी सर की दर्द शुरू हो रही है तो उसका ब्रेन उस जो स्टिमुलस है उसकी परसेप्शन कई गुना बढ़ गई है,
तो Okay. ब्रेन की प्रोसेसिंग जो है उसमें ब्रेन की सेंसिटिविटी टुवर्ड्स पेन बढ़ गई है, इसे हम प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर कहते हैं, विच इज Okay. बेसिकली a sensory processing disorder of the brain without any structural problem in brain or in any other system of the body. Okay. So that is primary headache, or primary headaches constitute 98% of the headaches in the society. Okay. See, headache is a very common disease. बिल्कुल. Around 50 to 60% of population हाँ. suffers from headache Headache disorder. बिल्कुल. And out of that, 98% headaches are primary and only 2% are secondary headaches or dangerous headaches. द थिंग इज मेरे को Yeah. जो बीच में समझ आई कि जो प्रोसेसिंग की वजह से कहीं ना Yes. कहीं जैसे सिर दर्द रहता है, Yes. बट उसमें हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं मैम, जैसे अगर मुंह में दर्द हो रहा है, सिर और मुंह में दर्द हो रहा है, जी. या जैसे उसको कुछ पर्टिकुलर नेम्स वाइज भी हम इसको एलेबरेट करते हैं, मतलब Yes, प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स, मैं उसी पे आ रही जी. हूँ. प्राइमरी हेडेक जो 98% है, उसके आगे कई सब टाइप्स हैं. जी. उसमें जो मोस्ट कॉमन टाइप्स हैं वो दो हैं, माइग्रेन जी. और टेंशन टाइप हेडेक और TTH. Okay. These are the most common varieties of primary headache disorder. Then there are many other. There are tens of other primary headache disorders which are much मैं rarer. चाहूंगा इन तीनों Like- को थोड़ा सा एलेबोरेट. माइग्रेन, देन Yes, tension type headache. Then there is one primary headache called cluster headache. Okay. तीसरे नंबर पे वो आती है. Okay. उसके अलावा भी कई और तरह की primary headache Okay. disorders होते हैं जो काफी रेयर हैं. सबसे कॉमन अगर बात करें तो माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक है. माइग्रेन इज एक्सट्रीमली कॉमन एंड इट इज मच मोर कॉमन इन फीमेल्स कंपेयर टू मेल्स. साधारण भाषा में भी लोग माइग्रेन को आधा सीसी का दर्द बोलते हैं. आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं उसको आधा सीसी हो गया. आधा सीसी यानी आधे सर के दर्द. ये साधारण भाषा में, लोकल लैंग्वेज में हम इसे आधा सीसी का दर्द बोलते हैं. मेडिकल लैंग्वेज में हम इसे माइग्रेन बोलते हैं. तो आधे सर में दर्द होना कभी, और कभी पूरे सर में दर्द होना. थ्रॉबिंग हेडेक होना, ऐसे लगना जैसे कोई चीज धड़क रही है अंदर. एक बार जब दर्द शुरू होती है तो 4 घंटे 5 घंटे चलना. एपिसोड्स में पेन होना, यानी कि आज पेन हो गई, हो सकता है फिर 10 दिन तक कुछ ना हो. अच्छा. महीने में 1 बार 2 बार 4 बार, डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी, इस तरह से पेन हो गई. एक बार हुई तो 4 घंटे या उससे ज्यादा चली. आधे सर में हुई, कभी कभी पूरे सर में हुई. थ्रॉबिंग पेन हुई. फोटोफोबिया और फोनोफोबिया के साथ. फोटोफोबिया का मतलब है जिस वक्त सर का दर्द हो रहा है उस वक्त लाइट से प्रॉब्लम होना. लाइट से मन करना कि लाइट बंद कर दें, चुपचाप से लेटे रहें. साउंड से प्रॉब्लम होना. उल्टी का मन होना. उल्टी आना भी कई बार. उल्टी आने से कई बार सर का दर्द थोड़ा शांत होते लगना. लाइट बंद करके चुपचाप लेटे रहने से, ठंडे कमरे में अगर लेटते हैं उससे सर के दर्द में आराम आना. ये सारे लक्षण आमतौर पे माइग्रेन हेडेक की तरफ पॉइंट करते हैं. और ये फीमेल्स में around 3 times more common है compared to men. So is there any reason? That is depends upon the hormones, female hormones. Okay. So basically from the age of menarche, जब female hormonal maturation शुरू होती है, till the age of menopause, so between the age of around 15 years to the age of around 50 years, तो इस उम्र की फीमेल्स में माइग्रेन की प्रॉब्लम ज्यादा पाई जाती है, क्योंकि मंथली हार्मोन फ्लक्चुएशंस की वजह से फीमेल्स में माइग्रेन ज्यादा कॉमन है कंपेयर टू मेन. पोस्ट मेनोपॉजल 50 साल के बाद फिर फीमेल मैन में सेम ही इसका फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंस है. Then second is, I think आपने बोला टेंशन फ्री. टेंशन टाइप हेडेक इज, यस, दैट इज, इट इज नॉट दैट वो टेंशन से होने वाली हेडेक को टेंशन टाइप हेडेक कहते हैं. ऐसा नहीं है. TTH इसका नाम है, टेंशन टाइप हेडेक इसका नाम है. ये भी एक प्राइमरी हेडेक है और ये भी बहुत कॉमन है. तो इसमें क्या होता है कि इसमें आधा सर वाला नहीं होता, इसमें पूरे सर में एक साथ दर्द होता है और बैंड लाइक सेंसेशन होती है. माइग्रेन में थ्रॉबिंग पेन होती है. TTH में बैंड लाइक, ऐसा लगता है जैसे किसी ने सर को जकड़ दिया हो. दबाया जा रहा है. कॉन्स्ट्रिक्टिंग, यस, कॉन्स्ट्रिक्टिंग, बिल्कुल आपने कहा जैसे कोई दबा रहा हो सर को, किसी ने जकड़ लिया हो, उस तरह की पेन होती है. इसमें लाइट और साउंड, इन दोनों में से किसी एक को सेंसिटिविटी हो सकती है, लेकिन दोनों को अगर हो तो हम माइग्रेन कहते हैं. तो बेसिकली दे वेरी सिमिलर डिसऑर्डर्स. कई बार एक ही पेशेंट को TTH और माइग्रेन दोनों भी हो सकते हैं. सो इट कैन बी अ मिक्स्ड प्राइमरी हेडेक आल्सो. सो दे आर सिमिलर डिसऑर्डर, देयर आर स्लाइट वेरिएशंस एंड ट्रीटमेंट आल्सो स्लाइटली ओनली वेरीज. सो जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमारा पहला जो अप्रोच होता है वो ये होता है कि पेशेंट को कहीं सेकेंडरी हेडेक तो नहीं है. अगर सेकेंडरी हेडेक रूल आउट हो गई, that goes to a complex side में, yes, certainly, आप पहले कंसीडर आपका यही रहता है कि उसको ज्यादा दिक्कत ना हो. First thing is to make sure that this patient is not suffering from a secondary headache disorder. Once we have
zeroed that this is a primary headache, then we try to stratify कि primary में से कौन सी है. लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि although primary headaches are benign का मतलब है कि life threatening नहीं होती. Primary headaches are not life threatening, but that does not mean कि उनसे patient को तकलीफ नहीं होती. They can be very troubling. तो माइग्रेन से पेशेंट बहुत ट्रबल्ड हो सकता है, तो उससे खतरा नहीं होता, बट तकलीफ बहुत होती है. मैं अपना सवाल यही करता हूँ मैम, क्योंकि अगर हेडेक अनट्रीटेड भी है तो इट लीड्स टुवर्ड्स विच साइड, क्योंकि मैं भी यही जानना चाहूंगा कि अगर उसकी मतलब ज्यादा से ज्यादा जाएगा भी तो किस हद तक वो पार जा सकता है. देखो, हर माइग्रेन के मरीज को डरने की बात नहीं है. सबसे पहले तो आवर पर्पस इज नॉट टू स्केयर पीपल, आवर पर्पस इज एक्चुअली टू रीएश्योर पीपल, बिकॉज मोस्ट हेडेक्स आर बिनाइन. यस, अवेयरनेस के लिए बैठे हैं. तो हर माइग्रेन को तो इलाज की भी जरूरत नहीं होती. एवरी माइग्रेन डज नॉट नीड ट्रीटमेंट. ऑलमोस्ट अगर मैं कहूँ तो अगर भारत में हर घर में कोई ना कोई माइग्रेन का पेशेंट है, चाहे उनको पता हो या ना पता हो. तो सर दर्द तो बहुत कॉमन है. माइग्रेन की फ्रीक्वेंसी एक लिमिट अगर एक्सीड करने लगे तभी हम इलाज की सलाह देते हैं. तो मोटे तौर पे हम ये कहते हैं कि अगर आपको महीने में 3 से कम बार अटैक होता है, यानी कि 1 या 2 बार हेडेक, 3 से कम बार एपिसोड हो रहा है माइग्रेन का, और अगर वो साधारण टेबलेट खाने से या जरा सा रेस्ट कर लेने से ठीक हो जा रहा है, तो आपको माइग्रेन के इलाज की जरूरत नहीं है. हाँ, आपको अपने लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करने हैं और कोशिश करनी है कि माइग्रेन वहीं पे रुकी रहे या उससे भी पीछे चली जाए. अगर 3 या 3 से ज्यादा बार एपिसोड्स होने लगते हैं, या अगर एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी पहले से इंक्रीज हो रही है, या एपिसोड अगर कम भी हैं लेकिन वो इतने सिवियर हो रहे हैं कि वो आपके लाइफस्टाइल में इंटरफेयर कर रहे हैं, तभी हम ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं. यस, आप अपना काम नहीं कर पा रहे, आपका वर्क प्रोफाइल ऐसा है कि आप महीने के 2 दिन माइग्रेन पे वेस्ट नहीं कर सकते हैं, देन ऑफ कोर्स ऐसा कोई हार्ड रूल तो है नहीं, देन ऑफ कोर्स वी कैन ऑफर यू ट्रीटमेंट फॉर दैट. एंड अगर अनट्रीटेड माइग्रेन रहता है, अगर आगे हर पेशेंट में नहीं पर कुछ पेशेंट्स में अगर माइग्रेन बिगड़ती जाती है और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, तो डेफिनेटली इट नीड्स ट्रीटमेंट. एक वैरायटी ऑफ माइग्रेन होती है जिसे हम क्रॉनिक माइग्रेन कहते हैं, जिसका मतलब ये है कि महीने में 15 दिन से ज्यादा आपके सरदर्द में वेस्ट जा रहे हैं, 15 दिन से ज्यादा सरदर्द हो रही है, तो उसकी ट्रीटमेंट एपिसोडिक माइग्रेन जो बीच बीच वाली है, तो 15 दिन से ज्यादा होने पे हम क्रॉनिक मानते हैं. उसकी ट्रीटमेंट और एपिसोडिक की ट्रीटमेंट में थोड़ा फर्क होता है. एवरी क्रॉनिक माइग्रेन पेशेंट नीड्स टू बी ट्रीटेड. Every episodic migraine does not need to be treated. और chronic तो follow-ups भी बहुत जरूरत है आपके. Certainly. Follow-up उसको रहेंगे रेगुलरली, उसको रेगुलरली फॉलो बिल्कुल करना चाहिए. वो थर्ड जो क्लस्टर हेडेक अपने बात. Cluster headache is not very common, but it is one of the most severe headaches that you can imagine. Despite कि ब्रेन का MRI नॉर्मल होता है, CT नॉर्मल होता है, जैसे कि माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक में भी होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम तो है ही नहीं, हार्डवेयर की प्रॉब्लम तो कहीं है ही नहीं, फोटो लेके तो कुछ दिखेगा नहीं. क्लस्टर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन क्लस्टर हेडेक जो है ये वन ऑफ द मोस्ट डिसेबलिंग हेडेक होती है, बहुत ही ज्यादा इंटेंस होती है. क्लस्टर हेडेक मेन में ज्यादा पाई जाती है कंपेयर टू विमेन. इट इज लेस कॉमन ओवरऑल. इसमें सिर्फ एक साइड सर में दर्द होती है. कभी भी माइग्रेन में कभी राइट में होगा, कभी लेफ्ट में होगा, कभी पूरे में होगा. क्लस्टर में अगर राइट में होता है तो हर बार राइट में ही होगा, और ये क्लस्टर्स में आता है. क्लस्टर्स का मतलब है जैसे अभी आप 8 दिन के लिए मान लो या 10 दिन का क्लस्टर आ गया, या 2 हफ्ते का, जितने का भी आ गया, कुछ दिन से कुछ हफ्तों का क्लस्टर आ गया, तो हर रोज पेशेंट को हेडेक होती है. हर रोज ऑलमोस्ट सेम टाइम पे होती है. ठीक है, और सेम जगह पे होती है. आधे सर में तेज दर्द. जहां माइग्रेन का पेशेंट चुपचाप लेटना चाहता है, वहीं क्लस्टर का पेशेंट छटपटाता है. वो एक जगह बैठ ही नहीं सकता. उसके साथ में मान लो राइट साइड में दर्द हो रहा है, उसके साथ में राइट आंख में लाली आ जाना, राइट नाक में ऐसा लगना जैसे कुछ भर गया हो, तो उसको हम कहते हैं डिसऑटोनोमिक सिम्टम्स. सरदर्द के साथ में आंख में लाली आना, एक आंख से पानी आना, एक तरफ की नॉस्ट्रिल भर जाना, एक तरफ के नाक से पानी आना शुरू हो जाना, मरीज का बहुत छटपटाना, एक जगह पे बैठ ना पाना, एक ही टाइम पे हेडेक का आना, कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक इस हेडेक का लगातार चलना, उसके बाद खत्म हो जाना, उसके बाद 6 महीना के बाद या साल के बाद तो सेम एक क्लॉक सेट हो जाती है ब्रेन की. सर एक रिदम फॉलो होती है
जैसे मान लो इस साल मार्च में आया, अगले साल भी मार्च में आ गया, उसके अगले साल भी मार्च में आ गया, या 6-6 महीने की क्लस्टरिंग है तो उस हिसाब से आ गया, 2-2 साल की क्लस्टरिंग है तो उस हिसाब से आ गया। सारा टाइम हेडेक नहीं रहती, लेकिन जब होती है तो एकदम जान निकालने वाली हेडेक इसमें होती है। तो सिम्पलेस्ट बेसिकली है। अभी तक की जो टाइप्स हैं, इसके मेन कॉज की अगर मैं बात करूँ तो डू यू फील कि आज का लाइफस्टाइल चेंजेस जो हमारे हो चुके हैं, इवन हमारा खान-पान भी बहुत हद तक बदल चुका है। यस, इवन आफ्टर कोविड, कोविड तो मैं नहीं कहूँगा बट उससे पहले इन भी हालाँकि जनरल था, एक वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए कहीं न कहीं हमारा दौड़-भाग की लंच जिंदगी। के टाइम पे यस, ब्रेकफास्ट हो रहे हैं और सच डिनर के में। मतलब शाम के उस पे हमारे लंच हो मतलब यस, 6-7 बजे के आस-पास लंच हो रहा है। सही। तो डू यू फील कि इस वजह से भी कहीं न कहीं हेडेक्स के प्रॉब्लम और मतलब इन चीज़ों में वेरिएशंस मतलब कॉजेस देखने को मिलते हैं ये? सर्टेनली 100% यस। जो प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर है, स्पेशली माइग्रेन और टीटीएच, हुँ, स्पेशली मैं हुँ, माइग्रेन की ही बात बिल्कुल, करती बिल्कुल। हूँ, वेरी कॉमन हैं, डिसऑर्डर। उस वो डेफिनिटली लाइफस्टाइल रिलेटेड है। हुँ, बल्कि मैंने आपको कहा भी कि जो कम फ्रीक्वेंसी की माइग्रेन है, हुँ, उसमें तो हम इलाज भी नहीं देते हैं, हुँ, ट्रीटमेंट भी नहीं देते हैं कोई हैं, रेगुलर। हैं, सिंपली हम ये बोलते हैं कि आप अपना लाइफस्टाइल रेगुलेट कीजिए। हुँ, और उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है जो आपने कहा, खाने और सोने का नियम। हुँ, खाने और सोने का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप खाना समय पे खाते हैं, नींद पूरी करते हैं, हुँ, ब्रेकफास्ट मिस नहीं करते हैं, हुँ, तो माइग्रेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड नॉट मिस ओके, योर ब्रेकफास्ट। ओके, टाइम से ब्रेकफास्ट करते हैं, तो आपका माइग्रेन काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। ओके, सो डेफिनेटली इट इज अ लाइफ। और कुछ चीजों के खाने से भी माइग्रेन की प्रॉब्लम हुँ। बढ़ सकती है, स्पेशली चॉकलेट, चीज, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाइनीज फूड, ये कॉमन प्रेसिपिटेंट्स हैं। ओवरनाइट आई थिंक कैफ़ीन का इंटेक ज़्यादा सर्टेनली। लेना उस वजह से भी चांसेस तो रहते हैं। खाने और सोने में आप हुँ, आजकल क्या होता है, सब कुछ उल्टा हो रहा है। हुँ, खाने का टाइम नहीं है, हुँ, सोने का टाइम नहीं है। आज बच्चे भी, जैसे पढ़ाई वाले जो बच्चे कई हाँ, बार हमारे पास आते हैं, उनके भी मेनी स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। हुँ, कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, सारा दिन कॉफी पीते रहते हैं, हाँ, पढ़ते रहते हैं। आज 12 बजे तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, जो आज का सोचा था हाँ, टाइम टेबल, तो आज 12 बजे तक जागे। कल वो 2 बजे तक कंप्लीट नहीं हुआ तो 2 बजे हाँ। तक जाग लिए, वो परसों एक हो सकता है। साइकोलॉजिकल भी इफ़ेक्ट उन सो पे आके और प्रेशर भी बन जाता है और कहीं न मेंटल कहीं। प्रेशर तो है, मेंटल प्रेशर स्ट्रेस हो आल्सो जाता है। इज अ वेरी कॉमन प्रेसिपिटेंट हाँ, ऑफ माइग्रेन। तो मैं हमेशा उनको यही कहती हूँ कि आप अपना एक टाइम टेबल रखिए। हुँ, अगर आप पढ़िए, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 12 बजे सोते हैं तो रोज 12 बजे सोइए। हुँ, और अगर सुबह 7 साढ़े 7 उठते हैं तो रोज उतने बजे उठिए। हाँ, और अपनी पढ़ाई को अपने स्केड्यूल में फिक्स कीजिए। अपने स्केड्यूल को पढ़ाई के मुताबिक स्ट्रेच मत कीजिए, क्योंकि ओके, हेल्थ खराब हो जाएगी तो वैसे ही हाँ। पढ़ाई। सो वन क्योंकि हैज टू ब्रेन फॉलो ए को भी गुड आती है कि रिदम स्केड्यूल। चाहिए, वो रिदम चाहिए, इस यस, वजह से ही वो अपना मतलब एक फोकस भी अच्छा कर पाएगा, रिपिटिशन अच्छा फोकस अच्छा करेगा। कर हाँ, पाएगा और आपको हेडेक्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, Eating and sleeping at the cost of repetition, again I'm saying, हुँ, most important is to keep a good discipline in eating and sleeping. ओके, Eat in time, sleep in time, and avoid junk food. हुँ, Avoid too much screen exposure. हुँ, जितना जो जरूरी है वो तो करना है, लेकिन अननेसेसरली, स्पेशली हाँ, सारी लाइटें बंद हाँ, करके, छोटा सा हाँ, मोबाइल ऑन करके, और एकदम जो ब्राइट मतलब चेंजिंग सीन्स वाले जो प्रोग्राम्स होते हैं हाँ, वो आप देख वो रहे हैं, रील्स जैसे। देखते रहना मतलब यस, लेट नाइट तक बस फ़ोन का रील्स चलती रहना, बस स्वाइप certainly, होते रहना। certainly. So what you are doing is basically you are bombarding your brain हुँ, with extra sense information. आपकी प्रोसेसिंग तो फिर खराब होगी ही। हुँ। तो that contributes to this sensory processing disorder, जिसको होता है उसका एकदम से बिगड़ जाता है ये डॉक्टर है। सुषमा, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, इवन आपके पास बहुत सारे ऐसे केसेस भी आते होंगे जो डेली लाइफस्टाइल में, इवन बिजनेस में है या फिर Yes, अपना जॉब में है, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं जो एक पीर प्रेशर yes, रहता है। yes. तो हाउ यू हैंडल दैट टाइप ऑफ हेडेक्स, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से जो है स्ट्रेस तो हो ही रहा है ऑटोमेटिकली, बट हाउ यू हैंडल दैट टाइप ऑफ पेशेंट्स, क्योंकि उनका एक तरीके से अगर सिर दर्द होना तो उनकी फैमिली के लिए भी एक कहीं न कहीं डिस्टर्बेंस हो, पूरा घर का माहौल भी चेंज हो जाता है। तो बिल्कुल। हाउ यू फील मैम, इसको कैसे हम देख सकते हैं? देखिए, इसमें ना हम कहते हैं बैक टू बेसिक्स। ओके, बैक टू बेसिक्स चाहिए, बेसिक चीज़ों पे फ़ोकस करना है। व्हाट आर द आपको बेसिक्स? बेसिक्स यही है कि खाना, एक तो हाँ जी। सही तरीके से खाना है, नींद पूरी करनी है, हुँ, योगा करें, मेडिटेशन करें, कुछ हुँ, फ़ॉर्म ऑफ एक्सरसाइज़ करें। रोज़ कम से कम, अगर आप रिलीजियस हैं, हैं, तो आप कम से कम माथा टेक के जाइए या एक प्रेयर कीजिए, ताकि हुँ, यू हैव टू कीप योर माइंड काम, calm हाँ, and
काम तो सबको करना ही है, हाँ। यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम योर वर्क, हाँ। है ना। अब हम किसी को बोल दें कि आप काम छोड़ के घर बैठ जाएं, वो तो संभव नहीं वो है। तो सुबह का टाइम तो ऐसा रहता है, बस बैग उठाया और नमस्ते Yes. भगवान को करी दूर से और चल पड़े। A student has to study, a professional has to work, हम्म। but among your busy life you have to find some time for yourself to हम्म। keep your mind relaxed. बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन करिए, थोड़ा सा योगा करिए, थोड़ा सा सैर कीजिए अगर आप कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी के लिए रखिए। आउटडोर एक्सपोजर लीजिए, खाना समय पे खाइए, नींद पूरी कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए, स्क्रीन टाइम को अवॉइड कीजिए। हाँ। एक डिसिप्लिन्ड लाइफ अगर आप जीते आई हैं, थिंक स्क्रीन टाइम जो आपने Yes. बोला, ये उस टाइम पे स्क्रीन टाइम तो बिल्कुल ही साइड हो जाना चाहिए जिस टाइम पे हम ये योगा और ये एक्सरसाइज कर। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ये बेसिक चीजें जो कि हमारी एक पुरानी लाइफ जो हाँ। ना, मतलब जो हमारे पेरेंट्स की लाइफ या उनके पेरेंट्स की लाइफ रही है, जहां तक हो सके हमें अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई करके सिंप्लीफाइड रखना चाहिए। एंड not at the cost of giving up the work, because that is not practical, but taking too much mental load and avoiding and disturbing your whole health is totally not worth it. अकॉर्डिंग टू योर साइट कि कितना टाइम दिन में एक जो है अपने पर्सनल टाइम में देना चाहिए, 1 आवर और 50 मिनट? मिनिमम 1 आवर तो देना ही चाहिए। एंड प्लस मोर इम्पोर्टेंटली मिनिमम 6.5 से 8 घंटे की स्लीप पर नाइट। 6.5 मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि 6 घंटे की स्लीप में भी जो काफी रिफ्रेश हो जाते हैं। इफ यू आर दैट रेयर काइंड ऑफ पर्सन, देन इट इज यू आर लकी। अदरवाइज कॉमन पीपल नीड 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी डे। तो एक सही समय पे अपनी नींद पूरी लेना, कम से कम 1 घंटा अपने लिए रखना और एक डिसिप्लिन लाइफ जीना। व्हाट आर द टेस्ट आर अवेलेबल मैम, अगर कोई पेशेंट, क्योंकि एक इंडियन मेंटेलिटी भी ऐसी हो चुकी है कि इतनी जल्दी जो पेशेंट है वो डॉक्टर्स के पास नहीं आता, इवन ओवर द काउंटर्स चला जाता है, मेडिसिन ले रहे। आई विल कम ऑन दिस टॉपिक आल्सो, बट बिफोर दैट टेस्ट क्या रहते हैं अगर इन केस जो पेशेंट है वो 5 से 7 दिन अगर वो नहीं भी आया, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहा है, उसका सिर दर्द ठीक नहीं हो, तो क्या टेस्ट हैं वो जो जनरली जाके अपना लैब से करवा सकता है? देखिए, इसमें तो आपको न्यूरोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। हेडेक, अगर आप हेडेक के डायग्नोसिस में सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्लिनिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट है। हेडेक किस तरह की होती है, कब होती है, कैसे शुरू होती है, आधा सर, पूरा सर, and all the associated features. So that all analysis is the first thing. Then wherever needed, all patients of headache do not need to be investigated, because primary headache is primarily a clinical diagnosis. So if अगर मैं पेशेंट से बातचीत करती हूँ, उससे मुझे समझ आ जाता है कि ये प्राइमरी हेडेक है कि सेकेंडरी हेडेक है। तो बेसिक क्लिनिकल हिस्ट्री, गुड फोकस्ड क्लिनिकल हिस्ट्री एंड बेसिक बेडसाइड और क्लिनिक एग्जामिनेशन। जैसे हम पेशेंट की आंख में एक ऑफ्थेल्मोस्कोप होता है, वो क्लिनिक में ही होता है, उसको आंख में डाल के एक बार चेक कर लेते हैं कि ब्रेन का प्रेशर बढ़ा हुआ तो नहीं है। आमतौर पे, सामान्य तौर पे इतना ही काफी होता है डायग्नोसिस के लिए। जहां हमें जरूरत लगती है, which is around I would say 10 to 15% of patients who present to us with headache, वहां पे फिर हम हेडेक के टेस्ट कराते हैं, जिनमें कि ब्रेन का सीटी स्कैन, ब्रेन का MRI स्कैन, ये मेन टेस्ट हैं। किसी पेशेंट में लंबा पंक्चर, यानी कि रीढ़ की हड्डी में सुई लगा के वहां से हम पानी निकाल के, जो ब्रेन के अंदर फ्लूइड होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो निकाल के उसकी जांच करते हैं, ताकि सीरियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कॉजिंग हेडेक का पता चल सके। तो इसमें मैं बताना चाहूंगी, देयर आर सम रेड फ्लैग्स। तो आमतौर पे जैसे आपने कहा कि लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, बट कुछ चीजें आमतौर पे हेडेक्स डेंजरस होती भी नहीं, क्योंकि बिनाइन हेडेक्स होती हैं, प्राइमरी होती हैं, जिसमें से हर हेडेक को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती। बट देयर आर सम साइंस जो अगर प्रेजेंट हैं तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना चाहिए। तो वो, उनको हम कहते हैं रेड फ्लैग्स, जो ये बताते हैं कि ये हेडेक डेंजरस हो सकती है। उसमें क्या है, जैसे कि बुखार के साथ तेज सर के दर्द का होना, सर के दर्द के साथ होश में कमी आना, पेशेंट का मतलब ऑल्टर्ड सेंसोरियम में जाना, 10 साल से कम उम्र में सर के दर्द का शुरू हो जाना, या 50 साल से ऊपर उम्र में पहली बार तेज सर के दर्द का होना, तो दिस इज अ रेड फ्लैग। अगर किसी को
HIV इन्फेक्शन है, अनअवॉइडेबल, इनको अवॉइड नहीं करना चाहिए। इनको अवॉइड नहीं करना है, इनको अवॉइड नहीं करना है। इसको ये मान के चलना है कि ये डेंजर, अगर कोई पेशेंट मुझे इस तरह का आता है तो ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है जिसमें मैं उस पेशेंट को फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगी। बेसिकली दैट इज द आइडिया ऑफ सेइंग इट। अगर किसी को ऑलरेडी कोई बीमारी है, जैसे किसी को HIV की बीमारी, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है, उसको अब तेज सर की दर्द हो रही है, इट इज अ रेड फ्लैग। इसी तरह से अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, उसको अगर सर का दर्द हो रहा है, इट इज अ रेड फ्लैग। सो ऐसी कंडीशन में तो आपको यहाँ अचानक इतना तेज दर्द हुआ जैसा जिंदगी में पहले कभी हुआ ही नहीं है, तो अगेन दैट इज अ रेड फ्लैग। टू मच ऑफ पेन, loss of consciousness with pain, altered sensorium along with pain, headache along with fever. So these few are the red flags which must not be ignored. हेडेक के साथ आंख में डबल डबल दिखने लगना, हाथ पैर में कोई कमजोरी लगना, ऐसा कुछ है तो बिल्कुल भी उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत जो है न्यूरोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। There are lots of over the counter medicines भी अवेलेबल है। इवन जैसे अभी शुरुआत में हमने बात करी कि पेशेंट जो है वो जनरली अपना फार्मेसी पे गया और मेडिसिन लेके अपना घर चला जाता है, एंड उसके बाद भी उसको, और इवन इज देयर एनी सच टाइप ऑफ ड्रग्स, मतलब कैटेगराइज हैं कि ये ड्रग्स लेने चाहिए या ओवर द काउंटर, आई थिंक कि ऐसे कोई ड्रग्स भी अवेलेबल हैं कि जो एक जनरल उसमें ले सकते हैं? को माइग्रेन में ना हम दो तरह की ट्रीटमेंट देते हैं बेसिकली। There is one abortive treatment, then there is preventive treatment or prophylactic treatment. Abortive is जो जिस वक्त सर का दर्द हो रहा है उस वक्त पेशेंट क्या ले ताकि तुरंत आराम आ जाए। तो उसमें ओवर द काउंटर पिल्स माइट आल्सो वर्क। जैसे नॉर्मल पैरासिटामोल की टेबलेट हो गई या नॉर्मल जो पेन किलर्स होते हैं, दे माइट वर्क in abortive medicines. There is a Disprin is available क्योंकि See, वो many काफी people take, but on a podcast I would not like to give brand names or this, but usual medicines अगर कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है पेशेंट को, अगर मान लो किसी को कोई ब्लड थिनिंग डिसऑर्डर है तो उसको डिस्प्रिन नहीं लेना चाहिए। सो इन जनरल अगर कोई खास कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है तो यूजुअल एबॉर्टिव मेडिसिन जो ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, अगर उनको टाइम पे ले लिया जाए, टाइम पे, माइग्रेन में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइमिंग ऑफ द एबॉर्टिव ट्रीटमेंट। जैसे ही सर का दर्द शुरू होता है वैसे ही टेबलेट लेनी है, देन इट हैज द मैक्सिमम चांस ऑफ वर्किंग। बाद में लेने से उसमें, माइग्रेन को हमेशा मैं पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप इसे ऐसे समझिए कि जैसे कोई अटैक शुरू हुआ है, उसको आप ऐसे समझें कि आग लगना शुरू हुई है। जैसे कोई चिंगारी, आग लगना शुरू होती है। अगर कहीं पे आग लगती है तो आप उसको कब बुझाते हो? जब वो थोड़ी थोड़ी होती है या जब वो पूरी फैल जाती है? ऑफ कोर्स यू लाइक टू डील विद इट व्हेन इट इज स्टिल लेस। तो थोड़ी सी अगर चिंगारी उठी है तो एक ग्लास पानी भी डाल दोगे तो वो बुझ जाएगी। एक बार आग लग चुकी है फिर एक ग्लास पानी से कुछ नहीं बनता, फिर आपको बाल्टियां ही डालनी पड़ती हैं। वैसे ही माइग्रेन में जैसे ही आपका एपिसोड बिल्डअप हो रहा है, जैसे ही हेडेक अभी स्टार्ट ही हो रही है, उसी वक्त अगर आप एबॉर्टिव मेडिसिन ले लेते हो तो वहीं रुक जाती है। लेकिन अक्सर खासतौर से महिलाओं में टेंडेंसी होती है कि अभी देखते हैं शायद ठीक हो जाए, शायद ठीक हो जाए, फिर 4-5 घंटे के बाद जब बहुत तेज हो जाता है तब अगर वो ओवर द काउंटर पिल लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट डज नॉट वर्क, क्योंकि तब तक वो आग फैल चुकी है। फिर आपको अगर लंबी हेडेक चलती है तो कई बार फिर इंजेक्शन लगवाने तक की नौबत आ जाती है। सो एबॉर्टिव मेडिसिन हैज टू बी टाइम्ड प्रॉपर्ली। और जो दूसरे किस्म की है, जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है, जो डेली लेने वाली दवाई है ताकि अटैक्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कम हो सके, वो तो बगैर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के लेने का कोई मतलब नहीं है। V1 है अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूँ कि हेडेक इज नॉट जस्ट कि सिर का दर्द नहीं है, आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको दर्द कैसा है। आई होप व्यूअर्स को हमारे इस पॉडकास्ट से बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिली होगी। कुछ ऐसे मिथ्स भी आपके सामने पेशेंट्स लेके आते होंगे जो अगर मैं चाहूंगा कि आप ही उस चीज को क्लियर करें, क्योंकि ऐसा कहीं ना कहीं होता है पेशेंट के, जैसे अब बुखार के साथ आया जैसे आपने बात करी, बट बुखार में अगर उसको हेडेक हो रहा है तो आई थिंक दैट इज अ रेड फ्लैग, दैट इज अ रेड फ्लैग, बट उसको ये चीज नहीं पता, तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे? क्योंकि उसके लिए एक तरीके का मतलब उसको लगेगा कि मेरे को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, क्योंकि रेड फ्लैग आई थिंक हम बोल रहे थे मतलब एक बड़ी बीमारी हो सकती है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हो ही गई है, बट हो सकती है, क्योंकि इसमें हमें ये डर होता है कि कहीं जो इन्फेक्शन इनको बुखार कर रही है वही इन्फेक्शन कहीं इनके ब्रेन पे तो नहीं चली गई, जिसे हम दिमागी बुखार या ब्रेन फीवर या मेनिंजाइटिस कहते हैं, which can be potentially a life threatening disorder। तो वो पेशेंट टू पेशेंट इवैल्यूएट करके हम पता करते हैं। Is there any myths available कि मतलब जो आपके साथ पेशेंट लेके आते हैं, आप ही, अगर मैं चाहूंगा कि ऑनलाइन आप उसको क्लियर करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं कि पेशेंट अपने आप ही ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं
कि देखिए, एक मैं ये कहूँगी कि बहुत ही कॉमनली जो लोग कहते हैं हमें आके कि भई हमें ना सर्वाइकल की प्रॉब्लम है हाँ, और एक्चुअल में उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है। तो वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू क्लियर इज़ दैट मेनी पेशेंट्स ऑफ माइग्रेन कैन हैव नेक पेन आल्सो एसोसिएटेड विद माइग्रेन। तो ओके, सिर्फ हेडेक ही होना है ये ज़रूरी नहीं है। जब 2-3 एपिसोड हेडेक के होते हैं तो उसके बीच में गर्दन पे भी काफ़ी खिंचाव महसूस हो हुँ, सकता है। सो सर्वाइकल उतना कॉमन नहीं है। सर्वाइकल लोग सर्वाइकल ही कहते हैं इसलिए हाँ, मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो बिल्कुल, एक्चुअली सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी इज़ द और सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज़ हाँ, द करेक्ट टर्म। वो उतना कॉमन नहीं है जितना कि आम तौर पे लोग समझते हैं। ओके, सो मेनी पेशेंट्स हू थिंक ऑफ देमसेल्व्स एज़ सर्वाइकल आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन। इसी तरह से माइग्रेन का एक प्रकार होता है जिसे हम वेस्टिबुलर माइग्रेन या वर्टिजिनस माइग्रेन कहते हैं। ओके, उसमें सर दर्द होता ही नहीं। उसमें बेसिकली प्राइमरी जो प्रॉब्लम होती है वो चक्कर की होती है। तो इसे ओके, हम चक्कर वाली माइग्रेन भी कह सकते हैं। हुँ, तो उसमें भी लोग अक्सर मिसडायग्नोसिस उसमें बहुत कॉमन है। सो माइग्रेन कैन हैव नेक पेन्स आल्सो। माइग्रेन पेशेंट्स कैन हैव वर्टिगो और चक्कर भी उनको हो सकते ओके, हैं। और माइग्रेन पेशेंट्स में कई बारी ऑरा आ सकता है जिसमें आँख के सामने चमक-चमक आना, तारे-तारे आना धुंधला-सा या दिखता है? धुंधलापन दिखना जिसे ओके, हम ऑरा कहते हैं, हाँ, हाँ, क्लासिक विजुअल ऑरा ऑफ माइग्रेन। वो भी माइग्रेन के साथ हो सकता है। हुँ, एक साइड पे अचानक झुनझुनी होना एक हाथ-पैर में और हुँ, उसके साथ हेडेक एसोसिएटेड होना, वो भी ये माइग्रेन के वेरियस सब टाइप्स होते ओके, हैं, जो कि हम पेशेंट की हिस्ट्री लेके ठीक से डिलिनिएट कर सकते हैं। हुँ, तो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो अक्सर मिसडायग्नोस्ड होते हैं या काफ़ी डरे हुए होते हैं। वी अर्ज देम टू सी अ न्यूरोलॉजिस्ट एंड गेट देमसेल्फ प्रॉपर्ली हुँ, डायग्नोस्ड रादर देन कि वो नो नीम हकीम खतराए जान। हाँ, सो रादर देन कि वो कहीं से भी कुछ भी डायग्नोसिस हाँ, सुन के डरते रहें या मिसडायग्नोस चलते हाँ। रहें और या उनका प्रॉपर एक प्रॉपर इलाज ना कंसल्टेशन हो ज़रूरी सके। है, जी, एटलीस्ट आप स्पेशलिटी के जी, पास ज़रूर आएँ, तो जी, आपको पूरी एक नॉलेज भी गेन होगी और प्लस आपको अपनी जो प्रॉब्लम है उसके बारे जी। में क्लियर एक पता चल साइंटिफिक जाएगा। स्ट्रक्चर्ड वे में हाँ, आपका प्रॉपर डायग्नोसिस हो और हुँ, प्रॉपर इलाज हो, जी। वो इम्पोर्टेंट है। जी। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ इस टॉपिक के ऊपर बात करके और काफ़ी सारे मेरे को भी नॉलेज गेन हुई एंड एट लास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ एक ओवरऑल एक मैसेज आप शेयर करना चाहेंगे? व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि जो मोस्ट कॉमन आजकल माइग्रेन के और प्राइमरी हेडेक डिसऑर्डर्स हुँ, के बढ़ने का कारण है वो है लाइफस्टाइल। कीप योर लाइफस्टाइल गुड, ईट इन टाइम, स्लीप इन टाइम, डू नॉट मिस ब्रेकफास्ट, अवॉइड फास्टिंग इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम माइग्रेन, स्पेयर सम टाइम फॉर योरसेल्फ। जिन एक्टिविटीज से आपके मन को अच्छा लगता है उसके लिए भी टाइम निकालें। बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ की ज़िंदगी से बचें। थोड़ा मेडिटेशन करें, योगा करें। अगर किसी पर्टिकुलर खाने से आपको सर का दर्द होता है, तो उस पर्टिकुलर खाने को आप अवॉइड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कीप योर टाइम टेबल गुड, कीप टाइम फॉर स्लीपिंग आल्सो एंड go back to basics. That is the message I want to give to the society at large. थैंक यू मैम, थैंक Thank यू। you. ऐसे ही किसी ना किसी हिडन टॉपिक नॉट अ हिडन बेसिकली हेडेक तो बहुत कॉमन है बट हिडन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसके बारे में बात कोई नहीं मिस करता। इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। इग्नोरेंस बहुत यस, रहती है या तो तो लोग बहुत ही डर जाते हैं जितनी बिल्कुल। जरूरत नहीं होती, या वो बहुत ही लाइटली हाँ, लेते हैं बिल्कुल। जिसमें वो प्रॉब्लम में तो ऐसे जाते ही हैं। हिडन टॉपिक्स यस, पे आपके साथ दोबारा एक बार रूबरू होंगे मैम। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल थैंक टाइम। यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच आपने हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक देखा। वी होप यू लाइक इट एंड आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप अपने फीडबैक्स और सजेशन कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऑल्सो आप किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड एस्टीम गेस्ट को हमारे पैनल पर देखना चाहते हैं तो हमें बताएं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गेट देम ऑन आवर शो एंड वी प्रॉमिस यू कि आप तक वर्ल्ड क्लास हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन लाते रहेंगे। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।